Hello students. In today's presentation, I would like to discuss the various most expected multiple choice questions from the end semester examination point of view and the AKTU, because this time most of the students are highly confused because all the time university was taking previously theoretical examination, but due to the situation of but due to the pandemic situation, the AKTU is now this first time asking for the multiple choice question in the end semester examination. So बच्चों को अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे कौन से ऑब्जेक्टिव हम कवर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में उनको जो पढ़ाया गया वो एमसीक्यूज नहीं था, थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ाया गया। बाद में टीचर्स ने उनको एमसीक्यूज कवर अप किए, क्योंकि ये जो स्पैन था ये शॉर्ट था। तो उसके लिए एक बच्चों के सामने जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम एमसीक्यूज पढ़ें तो कितने एमसीक्यूज पढ़ें, और क्या 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 वो एमसीक्यूज हम जो एट रैंडम कहीं से भी पिक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, वो पूछे जाएंगे है कि नहीं। इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर के यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज तैयार किए हैं। मैं यूनिट वाइज ये मैंडेटरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे सिमिलर होंगे हमेशा, कि यूनिट 1 में मैंने अगर 50 क्वेश्चन बताए या 30 क्वेश्चन बताए तो मैं यूनिट 2 में ही इतना बताने वाला हूँ। वो डिपेंड करेगा कि हम उसमें कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज क्रिएट कर ले जाते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया है, मैंने कई बुक्स की हेल्प ली और इंटरनेट के थ्रू भी मदद ली, तो उसके बेसिस पे मैंने इन एमसीक्यूज को तैयार किया है। नो डाउट अगर बच्चा ये एमसीक्यूज लगा के जाता है, इनको समझ के जाता है, क्योंकि हम एमसीक्यूज को जस्ट आंसर पे बात नहीं करेंगे, हम उसको डिटेल उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बच्चा अगर ये वीडियो लेक्चर देखता है तो उसको नो डाउट है कि एमसीक्यूज जितने हैं वो उतने प्रिपेयर होंगे, प्लस उसके एडिशनल भी कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ आंसर को एक्सप्लेन करते हुए उसको समझेंगे, राइट। तो like in the pharmacology B pharmacy in the pharmacology B pharmacy 6th semester, the first unit is respiratory pharmacology. So we will start the multiple choice question from first question, as our first question is like this. Our first question is, all of the following are selective beta 2 agonist except, ये सारे के सारे नीचे दिए हुए सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, कौन सा नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन है आइसोप्रेनालिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन और फार्मेट्रॉल। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर क्लासिफिकेशन मेमोराइज है, चूंकि हम प्रीवियस में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कौन से सेलेक्टिव एगोनिस्ट हैं, कौन से नॉन सेलेक्टिव हैं, तो जब हम आइसोप्रेनालिन की बात करते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में। ये अल्फा के थ्रू एक्ट नहीं करता, लेकिन ये बीटा के थ्रू एक्ट करता है, लेकिन ये सेलेक्टिव नहीं होता। मींस या तो बीटा 1 पे करे या तो सिर्फ बीटा 2 पे करे, ऐसा नहीं होता। ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है, इसीलिए नॉन सेलेक्टिव है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीटा 2 सेलेक्टिव है, इसलिए इसका आंसर होगा ए आइसोप्रेनालिन, क्योंकि ये सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं है, ये नॉन सेलेक्टिव है। ब्रोमोहेक्सिन एक्ट्स बाय, ब्रोमोहेक्सिन किस तरीके से एक्ट करता है, हम देखिए बेसिकली यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका कफ का पार्ट आएगा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आएगा, नेजल डिकंजेस्टेंट आएगा और अस्थमा आएगा, राइट। आपके हर यूनिट से जो कि सेमेस्टर में क्या रहेगा 10 क्वेश्चन आने, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ पे मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। ब्रोमोहेक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोमोहेक्सिन एक्ट्स बाय, तो अब आपको समझना होगा कि ब्रोमोहेक्सिन की कैटेगरी क्या थी। तो जब ब्रोमोहेक्सिन को हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम इसको म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के अंदर पढ़ते हैं, और म्यूकोलाइटिक वो हो जाते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूकस को लाइटिक मींस ब्रेक करना, तोड़ते हैं। अच्छा, म्यूकस को तोड़ने की बात हम क्या करते हैं, क्योंकि म्यूकस जो स्पूटम होता है उसमें बेसिकली सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, राइट। सल्फाइड बॉन्ड से वो पॉलीमराइज्ड होता है, तो जब हम उसको ब्रेक करने की बात करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम उसको डीपॉलीमराइज कर रहे हैं। तो जितनी भी म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स होती हैं, जिसका एक एग्जाम्पल ब्रोमोहेक्सिन है,
वो ब्रोमोहेक्सिन डीपोलिमराइज करके म्यूकोपॉलीसैकेराइड को, जो कि स्पूटम का नेचर होता है, स्पूटम का नेचर म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमोहेक्सिन एक्ट्स बाय डीपोलिमराइजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन द स्पूटम। तो आपका ये इसका सी इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन इनहिबिट कफ सेंटर है। कफ सेंटर में हम डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट लाइक डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वगैरह की बात करते हैं। गैस्ट्रिक मोसा ये हमारा पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ब्रोमोहेक्सिन किस तरीके से एक्ट कर रहा है आपका, डीपोलिमराइज म्यूकोपॉलीसैकेराइड के सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। अब आपका हो सकता है कि में क्वेश्चन बन जाए कि म्यूकस जो स्पूटम होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उसमें बॉन्ड कौन सा होता है, सल्फाइड होता है, फॉस्फोरस बॉन्ड होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सल्फाइड बॉन्ड को भी ध्यान रखना है। मींस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान में सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है म्यूकोकाइनेटिक इज अ ड्रग विच। अब ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, म्यूकोकाइनेटिक देखिए वो सारी मेडिसिन होंगी, वो सारी दवाएं होंगी जो म्यूकस के फ्लो को, आउटफ्लो को बढ़ा दें। अगर आप म्यूकस में वाटर के कंटेंट को बढ़ाते हैं तो उसके फ्लो को हम बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसका एक सिंपल सा डायरेक्ट आंसर ये होगा कि ये जो वाटरी जो लेवल है उसका, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, मेक्स रेस्पिरेटरी सिक्रीशन मोर वाटरी, उस सिक्रीशंस को ज्यादा वाटरी बना के ये म्यूकोकाइनेटिक अपना एक्शन देते हैं, राइट। तो आपका इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीटसिव एक्ट्स बाय। एंटीटसिव चूंकि हम कफ के चैप्टर में पढ़ते हैं, और एंटीटसिव बेसिकली लाइक हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की बात करें तो इनका जो मैकेनिज्म बेस्ड होता है वो इस बेसिस पे होता है। देखिए म्यूकोकाइनेटिक वाटर फ्लो को बढ़ाया, अगर हम म्यूकोलाइटिक की बात करें तो उसने डीपोलिमराइज किया। अब हम जब एंटीटसिव की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो कफ सेंटर होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में, उस कफ सेंटर को रेगुलेट करता है ये। और बेसिकली उसका रेगुलेशन कहाँ से होता है, जो पेरीफेरी में लंग्स से जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं, सिग्नल्स, कफ का सिग्नल कि भाई कफ सेंटर को स्टिमुलेट करना है कि नहीं, कफ को बनाना है कि नहीं। तो ओवरऑल ये जो मैकेनिज्म है सिग्नल को ले जाने की कफ सेंटर में, और कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड वहां पे एंटीटसिव एक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो बी और सी ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर एंड रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इंपल्स फ्रॉम द लंग्स, उस पे एक्ट करके एंटीटसिव अपना एक्शन देते हैं। द आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक bronchodilators are useful in cough. Number 1, only when cough is non-productive. B, only when cough is associated with thick sticky secretion. Or only when reflex bronchoconstriction is associated, or irrespective of nature of cough or associated features. तो बहुत सिंपल सा बात है भाई, हम बात कर रहे हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स की, मींस हम वहां पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमको म्यूकस के रिलीज को बढ़ाना है, म्यूकस के स्पूटम को लेस विसिड बनाना है, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो ब्रोंकस को डायलेट करके रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। तो ब्रोंकस को डायलेट करने की अगर रिलीफ देने की बात हम कर रहे हैं, इट मीन्स हमको प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन से। बट ऑब्वियस सी बात है कि हमको ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन से प्रॉब्लम है, तब हमने ब्रोंकोडाइलेशन की बात की। तो इसका जो सी ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि ओनली वेन रिफ्लेक्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इज एसोसिएटेड विल बी द राइट आंसर फॉर द ब्रोंकोडाइलेटर, दैट व्हाई वी यूज इन द कफ। मींस हम ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन जब हमारा रिफ्लेक्स होगा उस केस में हम ब्रोंकोडाइलेटर की बात करेंगे। जब हम कफ के रिलीज को घटाने या बढ़ाने की बात करेंगे तो बट ऑब्वियसली हम म्यूकोकाइनेटिक, म्यूकोलाइटिक ये सब हम बात कर चुके हैं। तो इसका ये डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट, मिथाइलजेंथिन एक्सर्ट द फॉलोइंग एक्शन एट सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए मिथाइलजेंथिन या थियोफाइलिन जो इसकी कैटेगरीज हैं, इनसे आपका क्वेश्चन श्योर है कि पूछा जाने वाला है एग्जामिनेशन में। तो आपको इसके एक मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना है कि हम इन्हें एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, आपको इस तरीके से समझना है कि थियोफाइलिन का जो या मिथाइलजेंथिन का जो एक्शन होता है वो कई तरीके से एक्ट करता है। वो कैसे करता है कि मतलब उसके जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप में ये भी है कि कैल्शियम के रिलीज को बढ़ाता है, एंटागोनिज्म ऑफ एडेनोसिन भी करता है, फास्फोडाइएस्टरेज को भी इनहिबिट करता है। ठीक, तो हम ओवरऑल मींस ये बात कर रहे हैं कि जो थियोफाइलिन या तो मिथाइलजेंथिन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये क्वेश्चन अपने से कई बार डिजाइन करके इसमें डाले हुए हैं ताकि मैक्सिमम के बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी तरीके से एमसीक्यूज आए तो वो कर ले जाए। तो मिथाइलजेंथिन के लिए अगर पूछा जाता है कि सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो किस तरीके से एक्शन देता है, तो वो कैल्शियम को भी इंट्रासेलुलर रिलीज करवा के एक्शन देता है, एडिनोसिन को एंटागोनाइज करके एक्शन देता है और फास्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करके एक्शन देता है।
मेन जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिशन करके देना है, लेकिन ये तीनों उसके एक्शन है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इस पॉइंट को मिथाइल जेंथिन या थियोफाइलिन के लेवल पे याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटेशोनाइड इज अ। तो ये वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। बच्चा जब क्लासिफिकेशन याद करेगा, कार्टिकोस्टेरॉइड को पढ़ेगा, तो उसमें ब्यूटेशोनाइड एक ड्रग होती है जो कि बेसिकली तो कार्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग है, और ये इनहेलेशन के थ्रू यूज होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका इनहेलेशन है। तो इसमें सिंपल है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ब्यूटेशोनाइड इज अ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड फ्रॉम फॉर अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग दैट इज नाइदर ब्रोंकोडाइलेटर नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी। आप उस ड्रग को फाइंड आउट करिए जो कि ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, ब्रोंकोडाइलेटर कोई दिया नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी भी नहीं है, ठीक। तो आपका जैसे अगर हम बात करें बैक्लोमिथासिन वगैरह की, राइट, अगर हम बैक्लोमिथासिन वगैरह की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आ जाता है उसमें हमारा ये पार्ट आ जाता है कि आपका जो वो है एंटी हिस्टैमिनिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग। देखिए आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बार बार निकलेंगे और कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं। उसमें आपको ये समझना है कि देखिए जब आपसे पूछे कि कौन सी ड्रग हमारी एंटी एस्थमेटिक है, वो एंटी हिस्टैमिनिक है एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग है, तो बच्चा को दो ड्रग बिल्कुल याद होगी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन। अब आंसर तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन, क्योंकि ये डायरेक्ट मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग है। अब आप कंफ्यूज होने वाले हो कि इसमें से एंटी हिस्टैमिनिक किसकी एक्शन है। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि एंटी हिस्टैमिनिक्स जो एक्शन है वो हमारा बेसिकली इसमें आता है कीटोटिफिन में। तो कीटोटिफिन में आपका एंटी हिस्टैमिनिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ये दोनों होता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लासिफिकेशन में आपने याद कर लिया कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन दोनों। लेकिन जो एंटी हिस्टैमिनिक स्ट्रॉन्ग एंटी हिस्टैमिनिक एक्शन होता है वो कीटोटिफिन से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बहुत ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि तीन करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, आपको वो फाइंड आउट करना है। सॉल्ब्यूटामॉल बीटा 2 के थ्रू एक्ट करेगा, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल स्टेबलाइज करेगा, राइट। जैफिरलुकास्ट आप क्लासिफिकेशन में जब पढ़ोगे तो ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर मींस वो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट कुछ भी हो सकता है, तो मींस ये मॉड्यूलेटर तो है ही है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है जैफिरलुकास्ट, ये भी करेक्ट है। थियोफाइलिन नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज थियोफाइलिन के लिए हमने अभी क्या पढ़ा है, थियोफाइलिन के लिए अभी हमने पढ़ा है क्या कि वो एंटागोनिज्म ऑफ एडेनोसिन, इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइएस्ट्रेज एंड कैल्शियम के रिलीज को करके अपना एक्शन देते हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर हुआ वो आंसर क्या हुआ आपका डी आपका इनकरेक्ट है, इसमें से मैचिंग इनकरेक्ट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन मीडिएटेड ब्रोंकोस्पाज्म। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एसिटाइल कोलिन मीडिएटेड ब्रोंकोस्पाज्म को इनहिबिट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एसिटाइल कोलिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म की बात कर रहे हैं, मींस आप कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देगा, ब्रोंकोस्पाज्म देगा, तो आप कहीं ना कहीं वो ड्रग को पसंद, इसका जो एंटागोनिज्म होगा वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, मींस एंटी कोलिनर्जिक होगा। तो इन ऑप्शन में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हमारी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कौन सी होगी, इप्राट्रोपियम, राइट। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि एसिटाइल कोलिन मीडिएटेड ब्रोंकोस्पाज्म को इप्राट्रोपियम हम यूज करेंगे, क्योंकि ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी है। ये आपका सिंपल सा है। अब हम बात करेंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन अस्थमा इज ट्रू एक्सेप्ट। हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बेसिकली यूज करते हैं, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, तो अस्थमा में यूज करते हैं लेकिन कौन सी ऐसी वजह नहीं है जो हम नहीं होती। देखिए एक चीज तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्लासिफिकेशन में भी बुक्स में लिखा हुआ है कि सीवियर ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन और हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलाई में यूज करते हैं। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। इनका डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये आप कैसे कोरिलेट करोगे, देखो जो भी स्टेरॉइडल कैटेगरी की ड्रग होंगी, जो भी स्टेरॉइड्स होंगे उनका एक्शन डिलेड ही होता है। वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देंगी, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देंगी, तो वो ओवरऑल उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो डिलेड ही आने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अच्छा, ये भी बात सही है कि इनको प्रोफाइलेक्टिक भी हम बीटा मेडिकेशन के साथ प्रोफाइलेक्टिक भी देते हैं, या कई बार अकेले और बीटा एगोनिस्ट के साथ, बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ भी यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट ऑप्शन दिया है वह दे आर ब्रोंकोडाइलेटर, तो ये कहीं से भी ब्रोंकोडाइलेटर नहीं होती। ब्रोंकोडाइलेटर के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्बुटामॉल, टर्बुटेलिन, फॉर्मेट्रॉल, साल्मेट्रॉल ये सब पढ़ रखा है। तो ये ऑप्शन जिसका डी है वो इसका इस क्वेश्चन का इस आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे। 3 इसके जो ग्लूकोकार्डिकेट करते हैं लेकिन चौथा नहीं करता, इसलिए इसका आंसर है कि दे आर ब्रोंकोडाइलेटर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बेसिकली हम जो यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो हम एक्यूट सीवियर एस्थमा, जिसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस भी बोलते हैं, राइट, या सीवियर की बात करें हम, क्योंकि हम ऑलरेडी जब आप इस पॉइंट को पढ़ोगे तो इसका जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है रिड्यूस ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन एंड हाइपर एक्टिविटी टू स्टिमुलाई। ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन जब ज्यादा हो मीन सीवियर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा लिखा है, जब माइल्डली कंडीशन हो, माइल्ड की कंडीशन हो, तो उस केस में हम ये बात करेंगे कि उस केस में हम वहां पे इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीवियर क्रोनिक अस्थमा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की देने की बात करेंगे, एक्यूट सीवियर अस्थमा जिसको स्टेटस एस्थमेटिकस बोल रहे हैं उसमें देने की बात करेंगे, या हम बात करेंगे उसमें आरडीएस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। तो इसका आंसर होगा माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा। बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हम उसको बात नहीं करेंगे, हम वहां पे केवल एलोन बीटा 2 एगोनिस्ट देने की बात करेंगे। क्योंकि हम यहाँ सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, तो माइल्ड मींस स्टार्टिंग फेज के अस्थमा में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्लियर है, ए, माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा। Which one of the following is not a side effect due to systemic corticosteroid? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिस्टेमिक साइड इफेक्ट क्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बट ऑब्वियसली बात है, देखिए सिस्टेमिक मींस साइड इफेक्ट क्या नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो भी बंदा लेता है उसमें जो है जो हमारे सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं उनका सप्रेशन होता है। तो एड्रेनल सप्रेशन अगर लिखा है बिल्कुल सही है, साइड इफेक्ट होता है। फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन, हाइपरटेंशन, ये भी साइड इफेक्ट है। हाइपरग्लाइसेमिया भी होता है, डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती है, हम पेरीफेरी में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ का जो आंसर होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ड्यू टू सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज अ स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि एड्रेनल सप्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसेमिया आर द साइड इफेक्ट ड्यू टू द सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टामिन इज ट्रू एक्सेप्ट। हिस्टामिन को लेके सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा? तो देखिए हम हिस्टामिन को अगर पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि हिस्टामिन जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक कैपिलरी की हम बात करें तो वहाँ डायलेटेशन कॉज करता है, जबकि लार्जर वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो इस बेसिस पे हम दो ऑप्शन जो सी और डी है कि कॉज डायलेशन ऑफ कैपिलरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ये भी करेक्ट हो गया, राइट। अब हमारा आ गया स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो हमने ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर के चैप्टर में पढ़ा है कि हिस्टामिन क्या गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इंक्रीज्ड बीपी, क्योंकि लार्जर ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर रहा है, तो जब डायलेट करेगा तो बीपी क्या होगा, फॉल होगा। तो इसका जो ये आंसर लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ये रॉन्ग है। इसीलिए इस क्वेश्चन का कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टामिन इज ट्रू एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो ये इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन ब्रोंकियल अस्थमा। ऑलरेडी हम लोग एडिनोसिन, कैल्शियम रिलीज और PDE4 को पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज फॉर ब्रोंकियल अस्थमा इज। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट डायरेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जेफिरलुकास, मॉन्टेलुकास। तो आपका यहाँ पे जेफिरलुकास फर्स्ट आंसर है। द मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल इज। सॉल्ब्यूटामॉल का ये जीपैट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सॉल्ब्यूटामॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, मसल ट्रिमल, क्योंकि ये मसल के स्पेंडल पे एक्ट करता है और बेसिकली डोज डिपेंडेंट सॉल्ब्यूटामॉल का इफेक्ट होता है मसल ट्रिमर। तो आपको ये चीज नहीं भूलना है कि ये मसल ट्रिमर
कॉज करता है। इसका आंसर होगा बी सेकंड। Which of the following drug is the fastest acting inhaled bronchodilator? Fastest acting inhaled bronchodilator क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जो बच्चे इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अब ये खुद से आंसर मुझे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर। इस क्वेश्चन के आने के भी मैक्सिमम चांस है, तो आपकी भी एक जस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपके लिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ रखा है कि इसमें एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंटीकोलिनर्जिक हो गया, फॉर्मेट्रॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्मेट्रॉल, तो ब्रोंकोडाइलेटर है। बट ऑब्वियस सी बात है कि पहला ऑप्शन तो आप हटा दोगे। अब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ में चेक करिए कि आपका फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर कौन है। और अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन इज एन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन डायरेक्ट हम एंटीटसिव में पढ़ते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कफ सेंटर में काम करते हैं। बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन एंटीटसिव एजेंट है, राइट। तो इसका आंसर हो गया सेकंड, एंटीटसिव। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा। तो अब हम बात करेंगे फॉर टर्मिनेटिंग एक्यूट अटैक, और एज मोनोथेरेपी इन प्लेस ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, और एज एडजुएंट टू बीटा 2 एगोनिस्ट फॉर अवॉइडिंग कार्टिकोस्टेरॉइड, या एज न्यूबलाइज्ड पॉइडर इन रिफ्रैक्टिव केसेस। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हम क्यों यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में? सिंपल सी बात है कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट को हम यूज करते हैं बेसिकली एज अ एडजुएंट। एडजुएंट हम इनको बेसिकली प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं। एडजुएंट भी हम यूज कर सकते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ, ताकि हम कार्टिकोस्टेरॉइड को अवॉइड कर सकें, राइट। कार्टिकोस्टेरॉइड के हमने कई सारे साइड इफेक्ट देखे, जिसमें फ्लूइड रिटेंशन था, राइट, और भी कई सारे एड्रेनल सप्रेशन साइड इफेक्ट था। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको रिप्लेस करने की बात करेंगे तो एज एडजुएंट हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट को बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। फॉर टर्मिनेटिंग एक्यूट अटैक क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्यूट अटैक की जब हम बात करेंगे तो उसमें बेसिकली देखिए यहां से आपका क्वेश्चन जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन सी ऐसी ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग हैं जो एक्यूट अटैक में अस्थमा में यूज होती हैं। तो बेसिकली बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, मिथाइलजेंथिन, और कई बार हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्टिसोन जो स्टेरॉइड है वो भी हम स्टेटस अस्थमैटिकस में यूज करते हैं। लेकिन जो हम ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करें, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें, लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, जिलेटॉन की बात करें, तो ये बेसिकली हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एकेटीयू में बन सकता है कि कौन सी ड्रग इसमें से प्रोफाइलेक्टिकली अस्थमा में यूज हो रही, तब आपको मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर का कोई ऑप्शन अगर है तो उसमें टिक करना है, राइट। और अगर एक्यूट की हम बात करें अटैक को ट्रीट करने की, तो उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, मिथाइलजेंथिन की बात करेंगे और हाइड्रोकार्टिसोन की, राइट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है सुटेबल ऑप्शन है, ये राइट आंसर इसका। द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में क्या यूजफुल नहीं? अभी मैंने डिस्क्राइब किया, बीटा 2 सॉल्ब्यूटामॉल यूज होगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज होगा, क्रोमोलिन सोडियम, थियोफाइलिन यूज होगा, क्रोमोलिन सोडियम, क्योंकि ये प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो गया 3। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूजफुल इन ब्रोंकियल अस्थमा आर ब्रोंकोडाइलेटर एक्सेप्ट। सारी ड्रग ब्रोंकोडाइलेटर है, कौन सी नहीं है? तो आपका सिंपल सी बात है, देखिए जब आप क्लासिफिकेशन केडीटी से पढ़ेंगे तो ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर कैटेगरी क्या किसकी किसकी दी गई है? बीटा 2 एगोनिस्ट की दी गई है, और फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर वो थियोफाइलिन, मिथाइलजेंथिन वगैरह है, और आपका क्या है? एंटीकोलिनर्जिक है। तो यहाँ पे थियोफाइलिन पहला ऑप्शन, बीटा 2 एगोनिस्ट साल्मेट्रॉल दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन एंटीकोलिनर्जिक। ये सारी ब्रोंकोडाइलेटर के थ्रू भी अपना एक्शन देती हैं, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड ब्रोंकोडाइलेटर नहीं होते। तो आंसर नंबर 3 विल बी राइट आंसर। Baclomethasone means all of the following drugs useful in bronchial asthma are bronchodilator except baclomethasone. Direct classification based question. ओमालीजुमाब, अब इसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो ओमालीजुमाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बेसिकली हम इसका जो ट्रीटमेंट के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो चूज करते हैं वो हम बात करते हैं सब क्यूटेनियस देने की। तो इसका आंसर होगा सी, थर्ड आंसर होगा SC, सब क्यूटेनियस ट्रीटमेंट, राइट।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अस्थमा ड्रग इज नॉट इंडिकेटेड बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी ड्रग हम नहीं देते। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इससे बच्चों के कई जीपैट के क्वेश्चन निकलेंगे और एकेटीयू में भी अगर पूछा। एकेटीयू अपना लेवल इतना अच्छा नहीं रखने वाला जो मुझे उम्मीद है, फिर भी आपके बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आपको जानना होगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एस्थमेटिक ड्रग इज नॉट इंडिकेटेड बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एंटी एस्थमेटिक ड्रग यूज होती हैं। देखिए बीटा 2 एगोनिस्ट यूज होती है, आपकी कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होती हैं, क्रोमोलिन सोडियम यूज होती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जैफिरल्यूकोस्ट होती है और थियोफाइलिन यूज। तो ये आपका ये हो गया कि ये सब यूज है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि कौन सी ओरल रूट से नहीं होती, तो बच्चों जो एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो होती तो है प्रेगनेंसी में यूज, लेकिन ओरल रूट नहीं होता, उसका रूट होता है इनहेलेशन। मींस जितनी ड्रग यहां दी हुई है सारी की सारी प्रेगनेंसी में यूज होती हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लेकिन केवल एक ड्रग है जो ओरल यूज नहीं करते एंटीकोलिनर्जिक की, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, क्योंकि हम उसको इनहेलेशनल यूज करते हैं। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के एकेटीयू में पूछा, एकेटीयू या जीपैट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवर्स इफेक्ट सीन विद द यूज ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल एक्सेप्ट। सॉल्ब्यूटामॉल से हमने क्या पढ़ा, ट्रेमर्स पढ़ा और हमने पढ़ा पाल्पिटेशन, क्योंकि देखिए सॉल्ब्यूटामॉल बीटा 2 ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, इट मींस वो क्या करने वाला है, बीपी को फॉल करने वाला है। जैसे ही बीपी फॉल होगा तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा तो आपके मसल स्पिंडल के थ्रू ट्रिमर आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो पाल्पिटेशन होगा। लेकिन हाइपोटेंशन कहीं से नहीं होगा, हाइपोकैलीमिया भी काज करता है, ये सेल से इफ्लक्स कराता है पोटेशियम का, तो हाइपोकैलीमिया काज करता है, लेकिन कहीं से आप हाइपोटेंशन नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करने वाला है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, जिसको हम रिलेट करेंगे रिफ्लेक्स हाइपरटेंशन से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइपोटेंशन। ये तब की बात है जब एकेटीयू अपना एक्सटेंडेड बहुत अच्छा कर ले और वो मसल ट्रिमर के अलावा भी इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा हाइपोटेंशन, क्योंकि वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। द ड्रग दैट डज नॉट रिजल्ट इन थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, कौन सी जो थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग नहीं करती है, राइट। तो थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग नहीं करेगी। देखिए इसमें जो भी ड्रग दी है, चाहे हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करें, चाहे इरिथ्रोमाइसिन की बात करें, चाहे सिमेटिडिन की बात करें, ये ड्रग का नेचर आपको जानना होगा। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। तो विटामिन के का जो वी है और के का के, उससे वैल्प्रोएट और कीटोकोनाजोल, कैन नॉट के सी से सिमेटिडिन, कॉज से फिर सी से सिमेटिडिन, फिर सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंजाइम इनहिबिशन की ई से इरिथ्रोमाइसिन और इनहिबिशन आई से आईएनएच। ये जो मैंने ड्रग बोली, वैल्प्रोएट, कीटोकोनाजोल, सिमेटिडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, ये सारी की सारी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। मींस अगर हम थियोफाइलिन के साथ इन ड्रग्स को देते हैं तो जो एंजाइम थियोफाइलिन को मेटाबोलाइज करेगा उनको ये ड्रग क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, तो अपने आप उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होने लगेगी थियोफाइलिन की, राइट। तो हमको क्या देखना है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द ड्रग दैट डज नॉट रिजल्ट इन थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, कौन सी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर नहीं करेगी ताकि थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी ना बढ़े, तो एमॉक्सिसिलिन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा एक्सेप्ट, कौन सी एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा कर सकता है एक्सेप्ट। देखिए जितने भी एनएसएआईडी ड्रग हैं, क्योंकि यहाँ पे एनएसएआईडी एक एग्जांपल दी है, तीन एग्जांपल एनएसएआईडी के हैं, एक कार्टिकोस्टेरॉइड है, एनएसएआईडी है, बट ऑब्वियसली कॉक्स को ब्लॉक करेंगे, साइड में ल्यूकोट्राइन को बढ़ा देंगे, और ल्यूकोट्राइन अस्थमा के लिए बेहतर एजेंट है जो अस्थमा कॉज कर दे। तो फिनाइल ब्यूटाजोन, नेप्रोक्सोन और एस्प्रिन, ये तीनों अस्थमेटिक एजेंट की तरह काम करेंगे, अस्थमा को कॉज करेंगे, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम ट्रीटमेंट पर्पज से याद करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड की कैटेगरी में। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट अस्थमा एक्सेप्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी राइट आंसर। विच ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा नीड्स मॉनिटरिंग, ये आपको सिंपल अपने कॉन्सेप्ट में रखना है कि जो थियोफाइलिन कैटेगरी की ड्रग होती है उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इस वजह से हम उनको मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि उनका डोज वेरिएशन काफी एडवर्स इफेक्ट दे सकता है।
इसलिए हम जो मॉनिटरिंग के लिए ब्रोंकियल अस्थमा में हम जो टीडीएम की ड्रग है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैटेगरी की ड्रग है थियोफाइलिन, तो इसीलिए हमको इसकी मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग मींस जो इस ब्लड प्लाज्मा में इसका लेवल है वो सर्टेन टाइम के बाद चेक करना पड़ता है कि इसका लेवल ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ने पे भी ये टॉक्सिसिटी ज्यादा कॉज करेंगे, इसलिए इनकी मॉनिटरिंग जरूरी होती है। तो इसका आंसर होगा थियोफाइलिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन द थियोफाइलिन पॉइजनिंग इज, थियोफाइलिन पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? तो थियोफाइलिन पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, ये देखिए थियोफाइलिन पॉइजनिंग में आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। इसके पॉइजनिंग एक्चुअली थियोफाइलिन की हम बोल किसको रहे हैं, देखिए थियोफाइलिन पॉइजनिंग में तीन चार चीजें होती हैं बेसिकली, टैकीकार्डिया, एरिथमिया। तो टैकीकार्डिया और एरिथमिया का हम ट्रीटमेंट तो कर ले जाते हैं किससे, बीटा ब्लॉकर से, जबकि सीजर जो होता है उसके एडवर्स ट्रीटमेंट में उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं डायजीपाम से। तो यहां अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन थियोफाइलिन पॉइजनिंग इज, तो कार्टिसोन, प्रोपेनोलॉल, थायरॉक्सिन, फेनाटोनिन, तो केवल यहां पे राइट आंसर है बी प्रोपेनोलॉल, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है और हम इसको टैकीकार्डिया और एरिथमिया जो कि थियोफाइलिन का साइड इफेक्ट है उसमें यूज करते हैं। अगर पूछता कि थियोफाइलिन की वजह से जो सीजर होता है, क्योंकि सीजर का यहां जिक्र नहीं है, क्योंकि सीजर भी एक एडवर्स इफेक्ट है, उसके ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं, तो डायजीपाम विल बी राइट आंसर। तो आपके इस तरह के कई क्वेश्चन निकलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा इज, सीधा सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी ड्रग, इसमें ज्यादा डिटेल हमको नहीं जाना है। डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, सीधा ऑप्शन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, कफ सेंटर में काम करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एरोसॉल स्टेरॉइड यूज इंक्लूड, इसका डायरेक्ट आपको ये चीज याद रखना है। देखिए जब हम एरोसॉल या स्टेरॉइड, जो कोई कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो जब आप इनहेल्ड स्टेरॉइड लेते हैं बार बार, तो इनहेलेशन के जो हमारा इनहेल्ड स्टेरॉइड होता है, माउथ का जो ट्रैक होता है, राइट, उस ट्रैक में जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, ओवरऑल इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो ज्यादा चांसेस होंगे फंगल ग्रोथ के, और मेनली जो वल्नरेबल फंगस होता है वो होता है कैंडिडियासिस। तो हमको एरोसॉल स्टेरॉइड की थेरेपी में अगर कोई इंडिविजुअल है एस्थमेटिक पेशेंट, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसको ओरल कैंडिडियासिस होने की। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एरोसॉल स्टेरॉइड यूज इंक्लूड ओरल कैंडिडियासिस, ए विल बी राइट आंसर। द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा, कौन सी ड्रग ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देखिए इप्राट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की देने की बात करते हैं हम इनहेलेशनल रूट से। थियोफाइलिन हम बेसिकली डायरेक्ट ड्रग देते हैं। कीटोटिफिन मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, लेकिन हम प्रोपेनोलॉल चूंकि बीटा ब्लॉकर तो है लेकिन नॉन सेलेक्टिव, हमारा पर्पज यहाँ बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर से है, तो हम नॉन सेलेक्टिव ड्रग नहीं देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए प्रोपेनोलॉल, राइट। तो इसका ये आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन फ्रॉम मास्ट सेल इज प्रिवेंटेड बाय, मास्ट सेल से ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन का जो रिलीज है वो कौन प्रिवेंट करता है मास्ट सेल से, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कौन प्रिवेंट करेगा आपको मास्ट सेल से, जिल्यूटॉन, निडोक्रोमिल सोडियम, जेफिरलुकास, फेक्सोफेनाडिन आपकी दूसरी कैटेगरी की ड्रग है, टर्फेनाडिन कैटेगरी वो छोड़ दो, एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की। जिल्यूटॉन लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, जेफिरलुकास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। लेकिन जब हम हिस्टामिन को सप्रेस करने की बात करें और मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने की, मींस ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की बात करें, तो वहां पे हम बात करेंगे निडोक्रोमिल सोडियम की, राइट। अब अगर डायरेक्ट यहां पे कीटोटिफिन होता तो कीटोटिफिन इसका राइट आंसर होता, लेकिन निडोक्रोमिल सोडियम है इसलिए निडोक्रोमिल सोडियम राइट आंसर। नेजल डिकंजेस्टेंट किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती हैं भाई, वेसल्स जो डायलेशन की वजह से हमारी जो नेजल पैसेज है वो ब्लॉक होता है, तो उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके ही तो अपना इफेक्ट देती है। ऑलरेडी हम इसको थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड ब्लॉक, जस्ट कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, आपका आंसर होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इंट्रैक्शन ऑफ थियोफाइलिन विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अब मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है। जब मैंने बोला विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको वी के से वेल्प्रोएट, कीटाकोनाजोल, सी से सेमेटिडिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ई से एरिथ्रोमाइसिन और आई से आइसोनियाजिड आएगा। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन चूंकि एंजाइम इनहिबिटर है, किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जो कि थियोफाइलिन को मेटाबोलाइज कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या कर देता है, थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है जो इस थियोफाइलिन को मेटाबोलाइज करेगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन डिक्रीजेस थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म। थियोफाइलिन ओवरडोज कॉजेज,
ब्रेडिकार्डिया, सीजर, ड्रोजीनेस, ब्रोंकोस्पाज्म। तो अभी हमने साइड इफेक्ट में देखा है कि इसका सीजर भी इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमने पहले टैकीकार्डिया और एरिथमिया की बात की, ब्रेडिकार्डिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होगा, सीजर, थियोफाइलिन ओवरडोज के लिए सीजर, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायज़ेपाम यूज करते हैं। एडवांटेज ऑफ साल्मेट्रॉल ओवर सॉल्ब्यूटामॉल। साल्मेट्रॉल और सॉल्ब्यूटामॉल में साल्मेट्रॉल बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देती है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका लॉन्ग है, तो सी आंसर इसका होगा। नेजल डिकंजेस्टेंट परफॉर्म देयर एक्शन थ्रू अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। बच्चों, हम जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, पेरीफेरी में जब हम ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की बात करेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, तो वहां पे हमेशा हम अल्फा रिसेप्टर को कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है आंसर फर्स्ट, कि नेजल डिकंजेस्टेंट अपना एक्शन अल्फा रिसेप्टर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज नेजल डिकंजेस्टेंट। तो मैंने इसमें कई सारी ड्रग डाल रखी हैं, आपको इससे ड्रग का नाम याद भी रहेगा, AKTU में किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। फिनाइलेफ्रिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, सीडोफेट्रिन, ये सारी की सारी ड्रग हम नेजल डिकंजेस्टेंट में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं निकलेंगे, डायरेक्ट आपका एमसीक्यूज है। इसमें आपका क्लासिफिकेशन, अगर बच्चों को ड्रग्स याद है, डॉक्साप्रम और कैफीन दोनों हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में। सबसे बेहतर अगर ड्रग कोई एक पूछता है तो आपकी डॉक्साप्रम है, राइट। तो हमारा इसका आंसर होगा डॉक्साप्रम, कैफीन दोनों यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड बोथ 1 एंड बी है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा 1 एंड 2। अगर आपका डॉक्साप्रम होता है केवल और बेहतर 1 पूछता है केवल एक ड्रग, तो डॉक्साप्रम विल बी राइट आंसर। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो। फुल फॉर्म ऑफ COPD, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लड़के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसका आंसर होगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म। तो थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट करेंगे, जो एंजाइम इनहिबिटर्स होंगे। उसके लिए ट्रिक क्या थी, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें C से सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आता है। तो आंसर नंबर 4 विल बी राइट आंसर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट that what we have to learn in the first unit of 6th semester pharmacology। तो आपके जो मैक्सिमम जो मैंने एमसीक्यूज कवर कर लिए, नो डाउट है कि बच्चा अगर इतने एमसीक्यूज पढ़ के जाता है तो उसको AKTU के जो एमसीक्यूज एग्जाम लेने वाले हैं यूनिवर्सिटी, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी विल डिस्कस द यूनिट 2nd एंड यूनिट 3rd कलेक्टिवली। एक साथ हम यूनिट 2nd और यूनिट 3rd को कवर करेंगे, राइट, जिसमें बेसिकली मेरे ख्याल से हम कीमोथेरेपी की बात करेंगे, राइट। तो उसके सल्फोनामाइड और एंटी ट्यूबरकुलर इस तरह के अलग अलग डिवाइडेड है। तो आई होप कि आपको अब अगर ये सीरीज आप देखते हैं और थोड़ा सा नोट्स बना के जस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत एमसीक्यूज में बैक लगने वाली प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है किसी भी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको नहीं अगर समझ में आती है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम अपने तरफ से एफर्ट डाल के मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट के आपको दे दिए। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को, तो हम यूनिट 2nd और यूनिट 3rd कवर करेंगे। आपको फार्माकोलॉजी में पास होना है, आप पूरे मेरे प्रेजेंटेशन के एमसीक्यूज देख के जाइए, आपको कोई फेल नहीं करेगा, आप बिल्कुल 100% श्योर पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर अप कर दी हैं। तो